गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में विंसर ईयरबुक 2025 की। आज ये एपिसोड नंबर 3 है। इससे पहले 2 एपिसोड करवाए गए हैं। आप उन एपिसोडों को पहले देखिएगा तब ये तीसरा एपिसोड देखेगा। साथ में हमारे द्वारा हिंदी और उत्तराखंड कुमाऊनी गढ़वाली भी एक सीरीज़ हम लोगों ने शुरू किया है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। आइए आज जहाँ से हमने शुरू करना है, रॉक क्लाइंबिंग। देखो, उत्तराखंड में रॉक क्लाइंबिंग की बात की जाए तो सबसे पहले रॉक क्लाइंबिंग का अर्थ क्या होता है इस शब्द का। तो दुर्गम चट्टानों पर चढ़ाई का खेल होता है ये। इस खेल का आयोजन उत्तराखंड में मुख्यतः 5 जिलों में आयोजन कराया जाता है, जहां आपको चमोली, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी और देहरादून में देखने को मिलेगा। बात की जाए यहाँ से किस तरीके से सवाल बनता है, तो आपसे सवाल पूछा जाता है दोस्तों, चमोली का थराली क्यों प्रसिद्ध है रॉक क्लाइंबिंग के लिए। टिहरी गढ़वाल का बुरांस कांडा और कोड़ियाला पूछा जा चुका है, कोड़ियाला क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों। उत्तरकाशी में सोनगढ़ और नैनीताल जनपद के मुक्तेश्वर। देहरादून में आपको चक्राता देखने को मिलेगा। अगला जो टॉपिक है विंसर ईयरबुक 2025 का, वो स्कीइंग है। देखो, स्कीइंग का मतलब होता है बर्फ पर खेले जाने वाला खेल। खास करके यहाँ शीतकालीन खेल का आयोजन कराया जाता है। और जो प्रसिद्ध है उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए वो है औली। औली का क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण, औली जो बुग्याल है वहाँ पे स्कीइंग महोत्सव उत्तराखंड सरकार समय समय पर आयोजन करवाती है दोस्तों। महत्वपूर्ण है ओली या औली क्यों प्रसिद्ध है करके। इसके बाद आइए, अगला जो चैप्टर है वो है पर्वतारोहण। दोस्तों, उत्तराखंड का स्थान पर्वतारोहण में एक विशेष भूमिका निभा रहा है। सर्वप्रथम 1885 में कामेत शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया गया था। कामेत पर्वत जो चमोली में है, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। सेकंड नंबर की हाईएस्ट पर्वत चोटी है। बात की जाए उसके बाद 46 वर्षों के पश्चात 1931 में एक ब्रिटिश दल यहाँ पहली बार पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन चढ़ाई नहीं कर पाया। इसके बाद दोस्तों, फ्रैंक सिमाइट के नेतृत्व में एरिक और सिप्टन और होल्ड्सवर्थ और लेवा शेरपा इस दल के सदस्य थे। आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये, पूछा जा चुका सवाल है। इसी दल ने 1931 में फूलों की घाटी की खोज की और इस फूलों की घाटी को विश्व स्थल या विश्व के सामने लाया दोस्तों। इसके बाद 1955 में कामेत शिखर जो आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, इस पर दूसरी विजय नरेंद्र जुयाल के नेतृत्व में किया गया। याद रखेंगे, नरेंद्र जुयाल के नेतृत्व में दार्जिलिंग के हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान के सदस्य ने हासिल किया था, नरेंद्र सिंह जुयाल के नेतृत्व में। इसके बाद दोस्तों, पर्वतारोहण के लिए दोस्तों यहाँ पे उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना की गई 14 नवंबर 1965 को। महत्वपूर्ण है, एन आई एम निम्न की स्थापना कब की गई थी, यह सवाल बहुत बार पूछा जाता है। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना की जाती है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग द्वारा मान्यता एकमात्र भारतीय संस्थान है, याद रखिएगा। साथ में दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद में जन्मे लवराज सिंह धर्मसत्तू जी विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर्वत एवरेस्ट 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। 7 बार चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पर्वतारोही बने हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उन्होंने वर्ष 2014 में उनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया है, याद रखिएगा। इसके बाद बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। 23 मई 1984, जरूर याद रखिएगा, यह अंक पहले भी पूछा गया ये प्रश्न। ठीक है दोस्तों, बछेंद्री पाल भारत की प्रथम और विश्व की 5वीं महिला बनी दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। इन्हें साल 1984 में पद्मश्री, साल 1986 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। साथ में 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण है, ये सारे फैक्ट पूछे जा चुके सवाल पूछे हैं। साल 2013 की बात की जाए, 21 वर्षीय जुड़वा बहनें तासी व नुंगसी मलिक ने माउंट एवरेस्ट चोटी पर पहुंचकर तिरंगा फहराया दोस्तों। महत्वपूर्ण है। साथ में चंद्रप्रभा एतवाल भी शुरुआती महिला रही पर्वतारोही में से एक रही है दोस्तों। उन्होंने नंदा देवी पर्वत पर चढ़ने वाली पहली महिला पर्वतारोही का खिताब जीता है। महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो। साल 2009 में तेंजिंग नोगरे अवार्ड से भी नवाजा गया है, किसे, चंद्रप्रभा एतवाल जी को। हर्षवंती बिष्ट जानी मानी उत्तराखंड की पर्वतारोही रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शीतकालीन खेल ओली। ओली शीतकालीन खेल प्रसिद्ध है, आपको मैंने पहले ही बता दिया। साल 2011 में पहली बार यहाँ पे शीतकालीन खेल का आयोजन कराया गया था, इसे जरूर याद करिएगा, पूछा जा चुका सवाल है।
राज्य खेल पुरस्कार की बात की जाए अगले अंक में, तो दोस्तों आजकल देखा होगा उत्तराखंड सरकार प्रतिवर्ष खेल के लिए लाखों रुपए खर्च कर रही है और खेल में हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंच भी रहे हैं। साल 2013 से दोस्तों उत्तराखंड खेल में और अच्छा काम करे और आगे बढ़े, इसीलिए 2013 में खेल रत्न पुरस्कार और लाइफ टाइम पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत की गई उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो साल 2013 का खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? आप कहेंगे जसपाल राणा जी को। वहीं साल 2013 का उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया? हरि सिंह थापा जी को। वहीं साल 2013 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? पद्म बहादुर मल जी को। आप इतने को ही याद रखिएगा 2013 का, बस सिर्फ 2013 में किसे किसे दिया गया आप इतना ही याद करिएगा। इसके बाद सीधे आपको जो याद करना है वो याद करना है दोस्तों, आ, वो याद करना है आपको मित्रों, 2019-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को खेल रत्न दिया गया था। 2019-20 के लिए बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया और कोच धीरेन्द्र कुमार सेन को देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से। वहीं 2020-21 की बात की जाए तो एथलीट चंदन सिंह को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 2020-21। 2020-21 की बात की जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ताइक्वांडो प्रशिक्षक यानी टीचर कमलेश गुरु तिवारी जी को। वहीं बात की जाए 2021-22 के लिए तीरंदाजी प्रशिक्षक संदीप कुमार डंकवाल को द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया था। महत्वपूर्ण है। अब लास्ट जो आपको याद रखना है, 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एथलीट सुरेंद्र चंद पांडे जी को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। 2021-22 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? आप कहेंगे सुरेंद्र चंद पांडे को। दोस्तों अगले अंक में हम उत्तराखंड खेल नीति 2021 को देखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दिसंबर 2014 में लागू की गई राज्य खेल नीति को निरस्त करके उत्तराखंड सरकार ने नई खेल नीति 2021 में क्या किया? जारी किया, जो 2020 का ही था लेकिन 2021 में संशोधित करके आया। अब इसमें क्या संशोधन हुआ दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट है। बात की जाए नई खेल नीति के अनुसार दोस्तों, उत्तराखंड ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए देंगे। यानी उत्तराखंड सरकार अगर उत्तराखंड से कोई खिलाड़ी अगर ओलंपिक में चले जाते हैं और वहां से स्वर्ण पदक जीत जाते हैं, जीत करके ले आते हैं, तो विजेता को 2 करोड़ रुपए मिलेगा। अगर ओलंपिक में रजत पदक हासिल करते हैं तो 1.5 करोड़ रुपए, कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए, ओलंपिक में सिर्फ भाग लेने वाले खिलाड़ियों को दोस्तों 10 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है हर खिलाड़ी को। इसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले 2014 और 2020 में क्या था कि अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक खेल में भाग लेता है तो उसे 10 लाख रुपए दिया जाना था, यह प्रावधान था। लेकिन अब इसे बढ़ा करके अगर कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है तो उसे 50 लाख रुपए दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा 2024 में पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ी लक्ष्य सेन, परमजीत सिंह, सूरज पवार और अंकिता ध्यानी ने दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पे 29 अगस्त 2024 को 50-50 लाख रुपए पुष्कर सिंह धामी जी ने इनको आवंटित किया या इनको प्रदान किया। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है। अब बात की जाए उत्तराखंड खेल नीति में क्या बदलाव हुआ जब 2021 आया तो दोस्तों पहले क्या था कि उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पदक विजेता खिलाड़ी होते थे उन्हें 14 सरकारी विभागों में नौकरी मिलती रही थी। लेकिन नई खेल नीति के अनुसार दोस्तों अब सिर्फ 6 ही विभागों में उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। यह आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात की जाए एक नज़र में लक्ष्य सेन पे, तो 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में जन्मे थे लक्ष्य सेन और भारतीय बैडमिंटन के एक चमकते सितारे हैं दोस्तों। BWF द्वारा जारी की गई विश्व रैंकिंग में वो 11वें स्थान पर है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। उनके पिता धीरेन्द्र के सेन देश के जाने माने बैडमिंटन कोच है, याद रखेंगे। और वे प्रकाश पादुकोण एकेडमी बेंगलुरु से जुड़े हैं। ठीक है दोस्तों, इसे जरूर याद करिएगा। अगर बैडमिंटन खेल की बात की जाए तो बैडमिंटन के अंतर्गत दो प्रकार के खेल होते हैं दोस्तों। एक एकल खेल और एक युगल खेल होता है। सिंगल खेल में प्रत्येक टीम में एक एक खिलाड़ी होते हैं, जबकि युगल में खेल टीमों के बीच खेला जाता है, दो दो खिलाड़ी। प्रत्येक टीम में दो दो खिलाड़ी होते हैं युगल में। बैडमिंटन कोर्ट की बात की जाए जहाँ पे बैडमिंटन खेला जाता है, इस कोर्ट की लंबाई 13.4 मीटर होता है और चौड़ाई 6.1 मीटर होता है। बैडमिंटन कोर्ट की लाइनें आमतौर पर 38 मिमी मोटी होती है। इस तरह बैडमिंटन का कोर्ट आयताकार होता है, कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा ही होगा, और जिसे नेट से दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। गेम पॉइंट की बात की जाए, खेल के दौरान पुरुषों के खेल में पहले मौके पर जब किसी टीम का स्कोर 212 अंक हो जाता है
तो वह स्कोर गेम पॉइंट कहलाता है, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, राष्ट्रीय खेलों की वेबसाइट लॉन्च। उत्तराखंड में साल 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है। इसीलिए मुख्य 29 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री उत्तराखंड सरकार की रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों की वेबसाइट लॉन्च कर दी है। यह खेल दोस्तों 28